विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का हृदय की अनंत गहराई से स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जिस विषय वस्तु को हम यहाँ लेकर के उपस्थित हुए हैं वह है बाल विकास की अवस्थाएं, और उन सभी अवस्थाओं में हम अध्ययन करेंगे शैशवावस्था की। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, किन किन विद्वानों के अनुसार उन्होंने अवस्थाओं को कितने खंडों में विभक्त किया है, इसको भी हम जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि सबसे एथेंटिक जो वर्गीकरण है बाल विकास का वह किसने किया था। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम भारतीय मनीषियों के अनुसार, भारतीय विद्वानों के अनुसार यह जान लेते हैं कि उन्होंने बाल विकास को कितने खंडों में विभक्त किया था। तो जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारतीय विद्वानों ने बाल विकास को कितने भागों में बांटा, तो आप बताइए कि 7 भागों में बांटा। ठीक है, पहला भाग है गर्भावस्था, जो गर्भाधान से प्रारंभ होती है और जन्म तक चलती है। गर्भाधान का तात्पर्य होता है कि जब पिता का स्पर्म और माता का ओवम मिलता है तो वहीं से गर्भाधान प्रारंभ हो जाता है, और जब तक धरती पर बालक पैदा नहीं हो जाता तब तक वह गर्भावस्था चलती रहती है। इसके पश्चात शैशवावस्था, जो जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था, जो 5 वर्ष से 12 वर्ष चलती है। किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष चलती है। युवा अवस्था, जो 18 से 25 वर्ष चलती है। प्रौढ़ावस्था, जो 25 से 55 वर्ष चलती है। और वृद्धावस्था, जो 55 वर्ष से लेकर के और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वृद्धावस्था चलती है। तो ये तो रहा हमारे भारतीय विद्वानों के अनुसार। अब आइए समझते हैं अगला जो वर्गीकरण है कालसनिक के अनुसार। कालसनिक एक पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं। कौन है? पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं, और इन्होंने भी अपना बाल विकास का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है बच्चों। और इन्होंने बाल विकास को 8 खंडों में विभक्त किया है। कितने खंडों में विभक्त किया है? 8 खंडों में। तो चलिए जल्दी से इन खंडों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहला इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वह पूर्व जन्म काल कहलाता है, जो गर्भावस्था से जन्म तक ही कहलाता है। अभी हमने गर्भावस्था आपको बतलाया, ठीक। उसके पश्चात नवशैशवावस्था, जो जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक चलती है। आरंभिक शैशवावस्था, जो इनका तीसरा वर्गीकरण है, आरंभिक शैशवावस्था, वह 1 माह से 15 माह तक चलता है। उत्तर शैशवावस्था, जो 15 माह से 30 माह चलता है। पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक चलता है। इसके पश्चात मध्य बाल्यावस्था, जो 5 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक चलता है। इसी क्रम में आगे उत्तर बाल्यावस्था, जो 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक चलता है। और अंतिम जो इन्होंने अवस्था बताई वह किशोरावस्था बतलाई। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक चलता है। ये तो रहा कालसनिक का वर्गीकरण। अब आगे हम आपको बतलाएंगे कि रॉस ने, एक शिक्षा शास्त्री और भी हैं, रॉस, उन्होंने भी अपना एक वर्गीकरण दिया है। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, रॉस भी एक पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री रहे हैं। कौन रहे हैं? पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री रॉस रहे हैं। इन्होंने भी अपना वर्गीकरण दिया, और इनका वर्गीकरण बाल विकास को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है शैशवावस्था, जो इन्होंने कहा कि 1 से 3 वर्ष तक चलता है। ठीक है, 1 से 3 वर्ष तक शैशवावस्था चलता है। आरंभिक बाल्यावस्था, यह 3 से 6 वर्ष तक चलता है। उत्तर बाल्यावस्था, यह 6 से 12 वर्ष तक चलता है। और अंतिम जो इन्होंने अवस्था बतलाई वह किशोरावस्था बतलाई। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष चलती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी देखिए रॉस ने किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष तक बतलाया, और अभी हमने आपको पिछले कालसनिक के वर्गीकरण में यहां पर हमने बतलाया कि किशोरावस्था, कालसनिक ने कहा कि किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष चलती है। यहां देखिए 21 वर्ष है कालसनिक का। और रॉस ने कहा कि किशोरावस्था 18 वर्ष चलती है, जो आपके इस स्मार्ट बोर्ड पे दिख रहा है। तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसा प्रश्न पूछे
अगर रॉस के अनुसार पूछ रहा है तो आप बताइए कि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष चलती है, और अगर काल्पनिक के अनुसार पूछ ले तो आप बताइए कि किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष चलती है। ठीक है, तो इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो सबसे एथेंटिक वर्गीकरण माना गया है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत है, वह है अर्नेस्ट जोन्स का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? अर्नेस्ट जोन्स का वर्गीकरण। इन्होंने अवस्थाओं को, बाल विकास की अवस्थाओं को 4 खंडों में विभक्त किया है। पहली जो अवस्था इन्होंने बतलाई है वह शैशवावस्था बतलाई है। इन्होंने कहा कि शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक चलती है। प्यारे बच्चों, मनोविज्ञान में कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें कंफ्यूजन बना रहता है। तो हमें उन कंफ्यूजनों को किस प्रकार से दूर करना है, तो आप यहां से आप समझिए कि अर्नेस्ट जोन्स ने कहा कि शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष चलती है। कभी भी आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि शैशवावस्था का काल कितने आयु से कितने आयु के मध्य रहता है, तो आपका उत्तर सिर्फ एक होना चाहिए, वह होना चाहिए जन्म से लेकर के 6 वर्ष। यह शैशवावस्था की आयु होती है। दूसरा जो होता है बाल्यावस्था, यह 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं चित्रों के माध्यम से। तीसरा जो इन्होंने वर्गीकरण किया है वह है किशोरावस्था। अर्नेस्ट जोन्स ने किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष माना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पर। फिर अंतिम जो अवस्था है वयस्क अवस्था, या इसको हम प्रौढ़ावस्था भी कह सकते हैं, यह इन्होंने कहा कि 18 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक की जो अवस्था होती है, जो यह आयु वर्ग है 18 से लेकर के मृत्यु तक, यह वृद्धावस्था कहलाती है। ठीक है, तो यह अर्नेस्ट जोन्स का सबसे एथेंटिक वर्गीकरण है। अर्नेस्ट जोन्स के वर्गीकरण से यह स्पष्ट होता है कि इन्होंने पूर्व में वर्गीकरणों में जो त्रुटियां रह गईं, तो यहां पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो वयस्कावस्था होती है, वयस्क अवस्था, इसे हम प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं, और यह 18 से लेकर के और मृत्यु तक चलती है। तो पूर्व में, अभी मैंने कहा आपसे कि पूर्व में अर्नेस्ट जोन्स से पहले जिन शिक्षा शास्त्रियों ने बाल विकास के वर्गीकरण में कुछ कमियां कर दी थी, कुछ दोष उनके वर्गीकरण में थे, अर्नेस्ट जोन्स ने उन सभी कमियों को, उन सभी दोषों को दूर करके अपना जो यह 4 वर्गीकरण दिया, यह सर्वसम्मत से मान्य है। ठीक है, तो आइए अब इसी क्रम में हम आपको आज शैशवावस्था के बारे में बतलाएंगे। देखिए बच्चों, यह जो बाल विकास है जिसके तहत हमको 3 अवस्थाओं का अध्ययन करना है। पहली जो अवस्था का अध्ययन करना है वह शैशवावस्था का अध्ययन करना है, दूसरा बाल्यावस्था का अध्ययन करना है, और तीसरा किशोरावस्था का अध्ययन हमको करना है। हमको वयस्कावस्था का अध्ययन नहीं करना है इसमें। क्यों? क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया होती है यहीं पर आकर के समाप्त हो जाती है। विकास की जो अधिकांश आप कह सकते हैं इस प्रकार से कि विकास की जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा होती है वह किशोरावस्था में ही आकर के समाप्त हो जाती है। वैसे तो विकास थोड़ा बहुत आपका वयस्कावस्था में भी होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको अपने अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं। तो अब एक चीज और भी देखिए कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनको एक ही वीडियो के माध्यम से पढ़ाने में और आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। इसलिए मनोविज्ञान यह कहता है कि जब विषय वस्तु बड़ी हो तो उसे हमें खंडों में पढ़ना चाहिए। तो आज मनोविज्ञान की उसी तकनीक को हम लेकर के सिर्फ आपको शैशवावस्था के बारे में ही अध्ययन कराएंगे, ठीक है, और अगली वीडियो में हम क्रम से बाल्यावस्था फिर किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं
वह आपके स्क्रीन पर दिख रही है। पहली विशेषता है अपरिपक्वता। बालक जब पैदा होता है, प्यारे बच्चों, आपने नवजात शिशु को, जो धरती पर अभी पैदा हुआ है, धरती पर अभी उसका अवतरण हुआ है, आप उसके हाथ पैर को देख लीजिए, उसके सर की संरचना को देख लीजिए, उसकी मांसपेशियों को देख लीजिए, उसकी हड्डियों को देख लीजिए, कहीं से भी आपको परिपक्वता नजर नहीं आने वाली। कहीं से नजर आएगी? नहीं नजर आएगी, क्योंकि बालक के हाथ देख लीजिए, उसका चेहरा आप देख लीजिए, उसके पैरों को आप देख लीजिए, सब जो है अपरिपक्व होते हैं। क्या होते हैं? अपरिपक्व होते हैं। यहां तक कि बालक की जो मानसिक स्थिति होती है वह भी अपरिपक्व होती है। तो कुल मिलाकर के पहली विशेषता यह कहती है कि शैशवावस्था में बालक अपरिपक्व होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, अगली विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। शैशवावस्था की अगली विशेषता कहती है कि पराश्रितता का नियम लागू होता है, पराश्रितता होती है। कैसे? देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, उसको सुलाने का काम, उसको खिलाने का काम, उसकी सभी जरूरतों का काम कौन करता है? उसके माता पिता करते हैं। कौन करते हैं? नित्य क्रियाओं के लिए, नित्य क्रियाओं के लिए वह अपने माता पिता पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? माता पिता पर निर्भर होता है। धरती पर पैदा हुआ बालक तो माता पिता पर। और एक चीज ध्यान दीजिए कि धरती पर जब पैदा नहीं हुआ तो 9 महीने वह अपने मां के गर्भ में रहा, तो वहां पर भी वह अपनी माता पर ही आश्रित रहा। किस पर आश्रित रहा? 9 महीने वह अपनी माता पर आश्रित रहा। प्यारे बच्चों, परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि एक शैशवावस्था का बालक अपने मां के गर्भ में कितने दिन तक रहता है? तो वहां हमको उत्तर देना होगा 280 दिन मां के गर्भ में रहता है। अब 9 महीने, जैसे अगर 9 महीने लिख दिया गया और आप 30 से गुणा कर दिए तो 270 दिन ही होता है। लेकिन माना ऐसा जाता है कि 10 दिन और 9 महीने प्लस 10 दिन और बालक मां के गर्भ में रहता है। तो कुल मिलाकर के 280 दिन एक गर्भावस्था में एक शिशु अपने मां के गर्भ में रहता है। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। टेट की परीक्षाओं में, सुपर टेट की परीक्षाओं में यह पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर कोई दिक्कत आप न हो, इसलिए मैंने इस चीज को यहां पर स्पष्ट कर दिया है। तो पराश्रितता की विशेषता यह कहती है, पराश्रितता, कि बच्चा जब धरती पर पैदा होता है तो वह अपने माता पिता पर पूरी तरीके से निर्भर होता है। अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, निद्रा के लिए, यहाँ तक कि मल मूत्र का परित्याग करने के लिए भी उसे अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो यह पराश्रितता भी शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। चलिए अगली विशेषता की तरफ हम ध्यान देते हैं कि शैशवावस्था की अगली विशेषता कहती है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। प्यारे बच्चों, यहां पर इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए और जान लीजिए कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, कुछ ही मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं जो प्रदत्त होते हैं, ईश्वरीय होते हैं, जैसा कि आपके श्यामपट पर दिख रहा है। इन चित्रों के माध्यम से देख लीजिए। इस चित्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि पहली जो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होती है बच्चे की, वह होती है भूख। क्या होती है? भूख। दूसरी होती है प्यास, ये ईश्वरीय होती है। तीसरी होती है निद्रा। तीसरी होती है निद्रा। निद्रा, ठीक। इसके साथ जो एक और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, काम प्रवृत्ति, काम की इच्छा, ठीक है, काम प्रवृत्ति या काम वासना भी आप कह सकते हैं।
ठीक है। देखिए, भूख के लिए वो माता पिता पर आश्रित है, प्यास लगती है तो भी माता पिता पर आश्रित है, निद्रा है तो भी माता पिता पर आश्रित है। ये तीन और इसके साथ एक काम प्रवृत्ति, ये चार मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं। मैं अभी इन सबको विस्तार पूर्वक आपको बतलाऊंगा कि काम वासना या काम प्रवृत्ति की जो भावना होती है, अभी अगली विशेषता, सबसे अंतिम विशेषता पर हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए कि ये जो चार मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार हैं, यह बालक के ईश्वरीय होते हैं, प्रदत्त होते हैं, और इन व्यवहारों के द्वारा ही बालक अपनी क्रियाएं करता है, अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही इसमें इंद्रियों से सीखता है। बालक की इंद्रियां होती हैं, ठीक है, और इंद्रियों में एक इंद्री और आप छठी इंद्री जोड़ दीजिए, वो होती है मन, ठीक है। तो इस प्रकार 6 इंद्रियों से, आंख, नाक, जिह्वा, कान और स्पर्श और एक आपका मन, इन 6 इंद्रियों की सहायता से बालक सीखता है और इंद्रियों से प्रतिक्रिया करता है। इंद्रियों से प्रतिक्रिया करने का तात्पर्य है वह रोता है, हंसता है, तो रोना आंखों से होता है, हंसना आपके मुख से होता है, तो इंद्रियों से ही या कर्मेंद्रियों से अपने व्यवहार को प्रकट करता है। कर्मेंद्रियां भी इसमें आप कर सकते हैं, जैसे कर्मेंद्रियों में हाथ और पैर, यह इसके द्वारा भी अपनी प्रतिक्रियाएं बालक प्रकट करता है। फिर चिंता की तो कोई कमी रहती नहीं है, चिंता की कमी रहती है। इस कारण उसकी जो क्रियाएं हैं, उसके जो व्यवहार हैं, वह मूल प्रवृत्तियों से ही प्रेरित होते हैं। चिंता बालक को नहीं रहती, ठीक, चिंता की कमी रहती है। इस कारण उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं वह सभी, और उसके जितने भी व्यवहार हैं वह सभी व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा ही प्रेरित होती हैं। तो इतनी सी चीज है इसके अंतर्गत, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपसे जब भी कोई प्रश्न पूछे कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कौन से हैं, तो आप इन्हीं का नाम ले लीजिए, भूख, प्यास, निद्रा और काम, ठीक है। इन्हीं व्यवहारों के, इन्हीं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहारों के द्वारा ही बालक क्रियाएं करता है, बालक अपने व्यवहार को प्रकट करता है, ठीक है। अगले विशेषता की तरफ बढ़ते हैं कि शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। आप ध्यान दीजिए, बच्चा जब पैदा होता है तो धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है, उसकी लंबाई भी बढ़ती है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, उसकी मांसपेशियां भी तीव्र गति से विकसित होती हैं, उसकी हड्डियां भी तीव्र गति से विकसित होती हैं। जैसा कि आप श्यामपट पर देख पा रहे हैं, भार जब बालक जन्म लेता है तो उसका भार 5 से 7 पाउंड होता है, और इसको अगर हम किलोग्राम में देखेंगे तो करीब 2.5 किलोग्राम का, मतलब 2.5 किलो का बच्चा पैदा होता है, और 2.5 से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक बच्चा होता है। मतलब कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो भार होता है वह 2.5 किलो से लेकर के 3.5 किलो के मध्य होता है। अगर कोई किलोग्राम में आपसे पूछे तो आप बताइए कि 2.5 किलोग्राम या 3.5 किलोग्राम का बच्चा होता है, इसी के मध्य होता है। और अगर कोई पाउंड में पूछे तो आप बताइए कि 5 से 7 पाउंड का होता है, ठीक है। लंबाई 18 से 20 इंच होती है, 18 से 20 इंच होती है, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर की लंबाई होती है बालक की। उसकी मांसपेशियां, ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है उसकी मांसपेशियां और मजबूत होती जाती हैं। क्या होती जाती हैं? मांसपेशियां मजबूत होती जाती हैं। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है मांसपेशियां मजबूत होती जाती हैं। और हड्डियों की संख्या, यह प्रश्न काफी बार टेट की परीक्षाओं में, यह प्रश्न काफी बार डीएलएड की परीक्षाओं में पूछा गया है कि नवजात शिशु
जब धरती पर पैदा होता है तो उसके हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वह हड्डियों की संख्या 300 होती है। लेकिन जैसे जैसे वह बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक पहुंचता है, हड्डियों की संख्या बढ़ करके घट करके 206 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। जब वह बाल्यावस्था या किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसकी हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। लेकिन जब वह पैदा होता है तो उसकी हड्डियां 300 होती हैं। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। भार, लंबाई, मांसपेशियां, हड्डियां तेजी से विकसित होती हैं। अगला जो आपकी विशेषता है शैशवावस्था की, वह है मानसिक विकास और जिज्ञासा में तीव्र विकास। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे उसका मानसिक विकास भी होता जाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यदि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, तो यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर हमें अपने बच्चों का मानसिक विकास भी बेहतर ढंग से करना है तो हमें उसके शारीरिक पोषण, शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। तो चलिए देर न करते हुए अब शैशवावस्था की विशेषता की बात कर रहे हैं तो इसी की हम चर्चा करते हैं। मानसिक विकास, मानसिक विकास के अंतर्गत ध्यान, कल्पना, स्मृति, बुद्धि, अतार्किक चिंतन, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इन सभी चीजों में तीव्र गति से विकास होने लगता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है शैशवावस्था में, वैसे वैसे उसके ध्यान करने की क्षमता तीव्र होती जाती है, कल्पना करने की क्षमता तीव्र हो जाती है। कल्पना की आयु भी कहा गया है शैशवावस्था को, कल्पना की आयु भी कहा गया है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे कल्पना की आयु होता है। इनका जो जीवन होता है वह कल्पना पर ही आधारित होता है। प्रश्न ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कल्पना की आयु किसे कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, कल्पना में भी तीव्र गति से विकास होने लगता है। बालक की स्मृति में भी तीव्र गति से विकास होने लगता है। उसकी बुद्धि धीरे धीरे और विकसित होने लगती है। अतार्किक चिंतन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है अतार्किक चिंतन, फिर होता है तार्किक चिंतन और फिर होता है अमूर्त चिंतन। तो इस अवस्था में बालक में अतार्किक चिंतन होता है जिसका कोई और छोर नहीं होता। बच्चे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, उनकी ऐसी जिज्ञासा होती है जो हमारे समझ में ही नहीं आता कि वो पूछ क्या रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं। तो इस प्रकार का जो वह चिंतन करते हैं जो एकदम समझ से परे होता है, वह होता है अतार्किक चिंतन। क्योंकि तार्किक चिंतन में जो चिंतन होता है वह होता है उसमें तर्क दिया जाता है, वितर्क किया जाता है। लेकिन इनका जो अतार्किक चिंतन है, इसमें किसी भी प्रकार का तर्क और वितर्क जो है सही ढंग से नहीं होता। इसलिए इसको हम अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, आप फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि बच्चा मानसिक विकास में धीरे धीरे प्राकृतिक जो वातावरण है, जो पारिवारिक परिदृश्य है, जो समाज के साथ घुलने मिलने लगता है, विद्यालय जाने लगता है, तो वहाँ पर बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। इसके साथ जिज्ञासा में तीव्र गति से विकास होता है। जिज्ञासा का तात्पर्य यह है कि बालक जिज्ञासु हो जाता है, चीज़ों को देखता है, माता पिता से पूछता है कि ये क्या है। ठीक है, और माता पिता उसको बताते हैं। तो इस प्रकार बालक की जो जिज्ञासा होती है इस अवस्था में सबसे तीव्र गति से कार्य करती है, क्योंकि बालक के लिए हर चीज नई है। वह हर चीज को जानने के लिए, समझने के लिए इच्छुक होता है, जिज्ञासु होता है। इस कारण जिज्ञासा में
तीव्र विकास देखने को मिलता है। तो यह शैशवावस्था की आपकी विशेषता हो गई। अगली विशेषता पर ध्यान देते हैं, संवेगशीलता या संवेगात्मक विकास। संवेगशीलता या संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। देखिए, संवेग, बहुत सारे संवेग होते हैं बालक में। जब बालक पैदा होता है तब से और जब तक बालक 2 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक कौन से संवेग बालक में विकसित होते जाते हैं, किस आयु में, एक जन्म से लेकर के 2 वर्ष की जो अवस्था है उसमें किस किस अवस्था में कौन कौन से संवेग, उस पर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संवेग जिसमें क्रोध, प्रेम, भय, पीड़ा, बहुत सारे संवेग हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, संवेग, वाटसन ने कहा कि शैशवावस्था में क्रोध, भय, प्रेम, ये 3 अवस्थाएं बालक में विकसित हो जाती हैं। इसी के बाद ब्रिजेश महोदय ने 1932 ईस्वी में अपना एक सिद्धांत दिया। संवेगात्मक जो विकास बालकों में होता है वो किस प्रकार से होता है, उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जन्म के समय बालक में उत्तेजना होती है। उन्होंने बतलाया 3 माह के समय आनंद और कष्ट बालक में विकसित हो जाते हैं। इसके पश्चात 6 माह का जब बालक होता है तो क्रोध, घृणा, भय, इसका मतलब कि बालक में 6 माह तक उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, भय, घृणा, ये 6 प्रकार के संवेग 6 माह में बालक के अंदर आ जाते हैं। 12 माह का जब बालक होता है तो उसके अंदर स्नेह और उल्लास जैसे संवेग भी विकसित हो जाते हैं। इसके पश्चात 18 माह का होता है तो उसके अंदर ईर्ष्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और जब वह 2 वर्ष का होता है तो हर्ष जैसा संवेग भी उसके अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार जो यह आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार के जो संवेग हैं वह पूरी तरीके से बालक के अंदर विकसित हो जाते हैं। ब्रिजेश महोदय ने यह भी बतलाया कि बालक 2 वर्ष का जब हो जाता है तो उसके अंदर सभी प्रकार के संवेग विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि संवेग, शैशवावस्था में जो संवेग हैं उसमें एक संवेग आप कह सकते हैं स्वप्रेम, क्योंकि प्रेम भी एक प्रकार का संवेग है। बालक में स्वप्रेम की भावना का भी विकास होता है। तो कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, तो आप बतलाइए कि वह शैशवावस्था होती है जिसमें स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। अब इसको समझते हैं कि स्वप्रेम की भावना की अवधारणा, यह भी पूछा जाता है कि स्वप्रेम की अवधारणा का विकास किसने किया, तो आप कहिए कि फ्रायड ने किया। बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने कहा कि इन्होंने एक बालक का अध्ययन किया और उस बालक का नाम था, प्यारे बच्चों, उन्होंने यह बतलाया कि स्वप्रेम, जब उन्होंने अध्ययन किया उस बालक का नाम था नार्सिसिस्ट। क्या नाम था? नार्सिसिस्ट नाम था। तो उन्होंने नार्सिसिज्म की अवधारणा दी। नार्सिसिज्म की उन्होंने अवधारणा दी। तो उनकी भाषा में इसको नार्सिसिज्म कहा जाता है, लेकिन हमारी भाषा में इसको स्वप्रेम की भावना कहा जाता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि नार्सिसिज्म की अवधारणा किसने दी, तो आप तुरंत बताइए कि फ्रायड महोदय ने नार्सिसिज्म की अवधारणा दी और इसको स्वप्रेम की भावना भी कहते हैं। तो यह प्रश्न भी इसके अंतर्गत पूछा जाता है। यह भी एक प्रकार का संवेग है जो बालक में विकसित होता है और इस संवेग के कारण बालक में अपने वस्तुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति अपार प्रेम देखने को मिलता है। तो यह भी एक प्रकार का संवेग है, इसको भी हमने आपको समझा दिया। अब आइए चलते हैं अगली विशेषता की तरफ। अगली विशेषता है
कि बालक में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। शैशवावस्था में आप रंग के रूप आधार पर, रूप के आधार पर, लंबाई चौड़ाई के आधार पर, बुद्धि के आधार पर और जितने भी अन्य गुण हैं उन सभी के आधार पर बालकों में वैयक्तिक भिन्नता भी पाई जाती है। कोई गोरा हो जाता है, कोई काला हो जाता है, कोई लंबा हो जाएगा, कोई नाटा हो जाएगा, कोई मोटा हो जाएगा, कोई पतला हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी वैयक्तिक भिन्नताएं भी बालक के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही बुद्धि, किसी बालक की बुद्धि बहुत ही प्रखर होगी, किसी बालक की जो बुद्धि होगी बहुत ही मंद होगी, और कुछ ऐसे शैशवावस्था के बालक होंगे जिनकी जो बुद्धि है वह औसत दर्जे की होगी। तो बुद्धि में भी ढेर सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसके साथ कुछ अन्य गुण भी इसके अंतर्गत आते हैं। अन्य गुणों में व्यक्तित्व आ जाएगा आपका, ठीक है। शैशवावस्था में बालकों में अगर हम जुंग के हिसाब से देखें, जुंग महोदय जो शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार के व्यक्तित्व वाले बालकों का उल्लेख किया है अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में। तो शैशवावस्था में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं, कुछ ऐसे बालक होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, और कुछ ऐसे बालक होते हैं जो उभयमुखी होते हैं। प्यारे बच्चों, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व को हम अगले कक्षा में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, समझते रहिए और नोट कर लीजिए कि सर ने कहा है व्यक्तित्व को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आपके सिलेबस में व्यक्तित्व दिया है, तो यहाँ पर उसका उल्लेख न करते हुए हम सिर्फ इतना कह दे रहे हैं कि हम अगली कक्षा में व्यक्तित्व को आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। आज सिर्फ इतना समझ लीजिए कि व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व भी आता है, व्यक्तित्व भी आता है। और व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। अंतर्मुखी, ठीक, दूसरा बहिर्मुखी, और तीसरा आपका उभयमुखी। ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व बालक के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यह व्यक्तिक भिन्नता की विशेषता हो गई बालकों में शैशवावस्था के। अब आ जाइए शैशवावस्था की अगली विशेषता, बड़ी ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, अनुकरण की तीव्र गति। बच्चे जब शैशवावस्था में होते हैं तो उनका अनुकरण करने की जो क्षमता होती है, एक दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को देख करके जब उसी को वो धारण कर लें अपने व्यवहार में, तो इसी प्रक्रिया को अनुकरण की प्रक्रिया कहते हैं। बालक जब धरती पर पैदा होता है तो सबसे पहले संपर्क माता पिता से होता है, वह माता पिता के व्यवहार का अनुकरण करता है। फिर जैसे जैसे उसका सामाजिकरण बढ़ता जाता है वह अपने दादा दादी के व्यवहार से सीखने लगता है। फिर और जब सामाजिकरण बढ़ता है तो परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार को वह सीखता है, उसका अनुकरण करता है। फिर जैसे जैसे और सामाजिकरण हुआ, बच्चों सामाजिकरण भी एक प्रक्रिया है जो सरल से जटिल की तरफ चलती है। तो बालक पड़ोस में निकला तो पड़ोस के व्यक्तियों का व्यवहार का वह अनुकरण करता है। इसके बाद जब वह विद्यालय जाने लगता है, स्कूल जाने लगता है, पड़ोस में जाने लगता है, तो मित्र मंडली भी बन जाती है। मित्र मंडलियों में अलग अलग प्रकार के मित्रों के व्यवहारों का भी वह अनुकरण करना सीखने लगता है। इसके पश्चात जब वह विद्यालय जा रहा है तो अपने शिक्षकों के व्यवहार को भी, उनके भी व्यवहार को वह अनुकरण करता है। तो शैशवावस्था की यह भी विशेषता हो गई कि बालक अपने आसपास जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी व्यक्तियों के व्यवहार को देखकर, समझकर अपने व्यवहार में उसको उतार लेता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, अनुकरण की विशेषता। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली विशेषता क्या कह रही है। अगली विशेषता कहती है कि भाषा का तीव्र विकास बहुत जरूरी है। बालक का जब विकास हो रहा है तो कैसे नहीं भाषा का विकास होगा। बालक का जब विकास हो रहा है तो कैसे नहीं भाषा का विकास होगा। स्मिथ ने कहा कि जन्म के समय
बालक, जब बालक जन्म लेता है और 8 माह तक वह होता है तो उसको शून्य शब्द, ये शब्द हैं प्यारे बच्चों, शब्द है, उसको कोई भी शब्द का ज्ञान नहीं होता। भाषा का माध्यम होता है शब्द, वर्ण। तो शून्य शब्द, वो बोल सकने में सक्षम नहीं है, वह कह सकने में सक्षम नहीं है, तो भाषा का विकास कैसे होगा? तो जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक शून्य शब्द उसके पास होते हैं, लेकिन जैसे ही बालक 10 माह का होता है, एक शब्द वह सीखता है। प्यारे बच्चों, हमको पता है कि जब बालक पहला शब्द बोलता है तो म बोलता है। क्या बोलता है? म बोलता है। वही जो म शब्द है, म, वही एक शब्द कहलाता है। 10 माह का बालक सिर्फ एक शब्द का उच्चारण कर पाता है और वह होता है म। 3 वर्ष का जब होता है तो उसके शब्दकोश में 3 शब्द का ही वह विकास कर पाता है, 3 वर्ण का ही वह विकास कर पाता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही है, 1 वर्ष से 3 माह का होता है, वह 19 शब्दों को बोलने लगता है। ठीक, ये स्मिथ महोदय ने अपने रिसर्च के अनुसार बतलाने का प्रयास किया है। जैसे जैसे बालक का आयु बढ़ती जाती है, 1 वर्ष से 6 माह का, 1 वर्ष 6 माह का होता है, वह 22 शब्दों को बोलने लगता है। जब वह 1 वर्ष से लेकर के 1 वर्ष 9 माह का होता है तो वह 118 शब्दों को बोल सकने में सक्षम हो जाता है, और जब बालक की आयु 2 वर्ष होती है तो 212 शब्दों को वह बोल सकता है। तो यह भाषा विकास है। जैसे जैसे उसका सामाजिकरण बढ़ता है, जैसे जैसे बालक का सामाजिकरण बढ़ता है, परिवार के वातावरण से निकल करके वह बाह्य वातावरण के संपर्क में आता है, प्यारे बच्चों, भाषा का तीव्र गति से विकास होने लगता है। और विद्यालय जाने पर उसके शब्द भंडार और तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा का भी तीव्र गति से विकास शैशवावस्था में होने लगता है। फिर आ जाइए 10वीं विशेषता, कल्पना की प्रवृत्ति। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बतलाया था थोड़े चंद बिंदुओं के पहले कि कल्पना की अवस्था कहलाती है। कल्पना, बच्चे कहानियों के माध्यम से, माता पिता उन्हें कहानियां सुनाते हैं, दादा दादी उन्हें कहानियां सुनाते हैं, नाना नानी उन्हें कहानियां सुनाते हैं। कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से उनकी कल्पना शक्ति का तीव्र गति से विकास होता है। इसीलिए शैशवावस्था को कल्पना की अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था को अर्ध स्वप्न की अवस्था भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्ध स्वप्न की अवस्था भी कहा गया है। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्ध स्वप्न की अवस्था किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा शैशवावस्था को कहते हैं। शैशवावस्था को अन्य किस नामों से जाना जाता है? 4 विकल्प दे दिया और कहीं दिया हुआ है अर्ध स्वप्न की अवस्था, तो आप तुरंत उसमें लगाइए कि शैशवावस्था को अर्ध स्वप्न की भी अवस्था कहते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि अर्ध स्वप्न की अवस्था किसने कहा? तो इसके उत्तर में आप देंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक एक महान शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने शैशवावस्था को अर्ध स्वप्न की अवस्था भी कहा है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अर्ध स्वप्न की अवस्था, न बालक सोया हुआ हो न बालक जगा हुआ हो, बल्कि अपने स्वप्नों में खोया हो, अपने अर्ध स्वप्नों में खोया हो, तो इसी को अर्ध स्वप्न की अवस्था कहा जाता है। तो यह भी कल्पना की जो प्रवृत्ति होती है वह शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से चलती है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं, खेल की प्रवृत्ति। हमें पता है कि शैशवावस्था में अगर बालक का आहार दे दिया जाए तो बालक उतने से ही शांत नहीं रहने वाला। भूख तो उसकी शांत हो गई, प्यास तो उसकी शांत हो गई, माता पिता से स्नेह तो उसको मिल गया, किंतु बालक की खेल की भी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आप इन चित्रों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि शैशवावस्था में बालक के पास ढेर सारे खिलौने
ढेर सारे खिलौने होते हैं। जब उसकी आत्मा शांत होती है, उसका पेट भरा रहता है, उसका पोषण हुआ रहता है, भूख प्यास सब पूर्त कर दी जाती है माता पिता द्वारा, तो बालक के अंदर खेल की प्रवृत्ति की भावना भी जन्म लेती है अपने खिलौनों के साथ। अभी मैंने आपको बतलाया था संवेगात्मक विकास में कि स्व प्रेम की भावना का विकास होता है। तो स्व प्रेम की भावना, बच्चे अपने खिलौनों से अत्यधिक प्रेम करने लगते हैं। किससे प्रेम करने लगते हैं? अत्यधिक प्रेम अपने खिलौनों से करने लगते हैं। अगर आपके घरों में कोई बच्चा हो, वह किसी खिलौने से खेल रहा हो, तो एक बार उसके खिलौने को छीन करके आप देख लो, तुरंत रोने लगेगा। ठीक है, तो खेल की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। लेकिन इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा गया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा गया है। खेल की अवस्था यह नहीं है। खेल की अवस्था आगे आपको पढ़ाएंगे कि खेल की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। तो दो प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि वह कौन सी अवस्था है जिसे खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो आप शैशवावस्था को लगाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि खेल की अवस्था कौन सी है, तब आप बाल्यावस्था लगाएंगे। अभी हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ा रहे हैं। जब आगे आपको हम बाल्यावस्था के बारे में बताएंगे तो हम बताएंगे कि वह खेल की अवस्था होती है। लेकिन आज शैशवावस्था की विशेषता के अंतर्गत, खेल की प्रवृत्ति के अंतर्गत खिलौनों की आयु कहा गया है। शैशवावस्था को क्या कहा गया है? खिलौनों की आयु कहा गया है। यहां फिर से समझ लीजिए कि खिलौनों की आयु कहा गया है इसको। यह भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे चलते हैं। आगे कि शैशवावस्था में बालक का सामाजिक विकास भी तीव्र गति से हो जाता है। शैशवावस्था में अभी मैंने कहा कि बालक परिवार से निकल करके जब दूसरे वातावरण में, पड़ोस में जाने लगता है, खेल के मैदानों में जाने लगता है, विद्यालय जाने लगता है, नात रिश्तेदारियों में जाने लगता है, तो उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। सामाजिक विकास का तात्पर्य है कि समाज के अन्य लोगों के साथ वह किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार के आचरण को व्यक्त करता है, कैसा उसका उठना बैठना बोलना चालना, कैसे उसका विकास होता है, वह सब सामाजिक विकास के ही अंतर्गत आ जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, आपके इस स्मार्ट बोर्ड पर लिखा हुआ है कि संस्कारों की अवस्था भी इसे कहा जाता है। शैशवावस्था वह एक ऐसी अवस्था है जिसमें सामाजिकरण जब बढ़ता है, सामाजिक विकास जब होता है बालक के अंदर, तो संस्कारों का भी निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि शैशवावस्था को संस्कारों की अवस्था भी कहा जाता है। संस्कार, किसी के मिलने पर उसको नमस्कार करना, उसके चरण स्पर्श करना, किसी से मीठा बोलना, ठीक है, बहुत सारी चीजें संस्कार के अंतर्गत आती हैं। शैशवावस्था में बालक संस्कारों को सीखना प्रारंभ कर देता है, अपने व्यवहार में उसको धारण करने लगता है। इस कारण शैशवावस्था को संस्कारों की अवस्था भी कहा गया है। फ्रायड महोदय ने सामाजिक विकास के तहत कहा कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष तक बन जाता है। यह भी सामाजिक विकास के ही अंतर्गत आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह भी पूछा गया प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि फ्रायड ने क्या कहा कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष तक बन जाता है। ठीक है, वह खेल के मैदानों में जाता है, व्यवहार सीखता है, विद्यालयों में जाता है, व्यवहार सीखता है, अपने बड़े बुजुर्गों के संपर्क में रहता है, उसके आचरण में, उसके संस्कार में, उसके व्यवहार में क्रांतिकारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और फ्रायड महोदय एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जो अपने सिद्धांतों के द्वारा ही आज शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ही नामचीन शिक्षा शास्त्रियों में उनका नाम शुमार होता है। उन्होंने कह दिया कि बालक भविष्य में जो कुछ भी वो बनेगा वो 4-5 साल में वो बन जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता को देखते हैं
कि आवश्यकता की पूर्ति की प्रबलता। अगली विशेषता है आवश्यकता की पूर्ति की प्रबलता। शैशवावस्था में बालक को अगर कोई वस्तु नहीं मिली उसकी इच्छा अनुसार, अगर उसने माता पिता से मांग लिया कि हमको टॉफी दे दो, और अगर माता पिता ने उसको टॉफी नहीं दी तो वह इतना रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है और तब तक रोता रहता है जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति न कर दी जाए। तो इस अवस्था में, इसकी शैशवावस्था की विशेषता में आवश्यकता की पूर्ति की प्रबलता भी देखने को मिलती है। तो यह भी इसकी एक विशेषता हो जाती है। जल्दी से अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं कि सीखने की तीव्र गति। सीखने की तीव्र गति। बालक जब धरती पर पैदा होता है, मां के गर्भ से वह धरती पर आया, तो उसके अंदर उसी दिन से, जिस दिन से वह पैदा हुआ, उसी दिन से उसका अधिगम प्रारंभ हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता ही उसकी पहली शिक्षिका होती है। कौन होती है? माता ही प्रथम शिक्षिका कहलाती है। प्रथम शिक्षिका कहलाती है। ठीक है, माता के द्वारा वह उसका अधिगम प्रारंभ हो जाता है, और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सामाजिकरण बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वह पड़ोस में, विद्यालय में, खेल के मैदानों में जाने लगता है, उसके अधिगम करने की जो प्रवृत्ति है वह काफी तीव्र गति से बढ़ने लगती है। एक शिक्षा शास्त्री हैं वेलेंटाइन ने कहा कि सीखने का आदर्श काल होता है। शैशवावस्था सीखने का सबसे आदर्श काल होता है। जो कुछ भी बालक को शैशवावस्था में सिखा दिया गया वह जीवन पर्यंत नहीं भूल पाता। इसलिए वेलेंटाइन ने कहा कि सीखने का आदर्श काल होता है। तो प्यारे बच्चों, इस अवस्था में, शैशवावस्था में सीखने की जो मात्रा होती है, जो गति होती है, वह काफी ज्यादा होती है, काफी तीव्र होती है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम विशेषता, काम प्रवृत्ति की भावना। सुनने में ही थोड़ा सा अटपटा लगता है कि बच्चा जो एक नवजात शिशु के रूप में है, क्या उसके अंदर काम प्रवृत्ति की भी भावना हो सकती है? सुनने में ही बड़ा अटपटा लगता है। काम प्रवृत्ति का मतलब सेक्स की भावना। तो अब इसको जान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि शैशवावस्था के बालक में काम प्रवृत्ति की भावना होती है, तो आप कहिए हाँ होती है। फ्रायड महोदय ने यह सिद्धांत, किसका है? फ्रायड महोदय का है। उन्होंने कहा कि काम प्रवृत्ति की भावना शैशवावस्था में होती है जब वह अपने हाथ का अंगूठा चूसता है, जब वह अपने पैर का अंगूठा चूसता है, जब वह अपने मां का स्तनपान करता है, या जब बालक मल मूत्र का परित्याग करता है, तो उसके अंदर काम प्रवृत्ति की भावना विकसित होती है। तो प्यारे बच्चों, यह भी एक विशेषता होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने आपको काम प्रवृत्ति विशेषता, एक चीज और यहां कि जब इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड महोदय ने किया तो इनकी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आलोचना हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अन्य शिक्षा शास्त्रियों ने इस प्रवृत्ति पर अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि नहीं, फ्रायड का यह सिद्धांत एकदम सत्य है। तो प्यारे बच्चों, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना का भी विकास होता है, यह भी शैशवावस्था की विशेषता के अंतर्गत आता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने शैशवावस्था, बाल विकास के वर्गीकरण को समझा और शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम बाल्यावस्था को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।